हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 12th की केमिस्ट्री में मैं एस.के. चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है, कल और परसों पिछले 2 दिन में अपन ने जो कुछ पढ़ा है, मोलरता, मोललता, मोलन्स, मोलविन, जो कुछ भी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह किस प्रकार के होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में, वो सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस कर लें, लाइक वीडियो को करके, और अपना कमेंट छोड़ दें। अपना कमेंट गुड मॉर्निंग के रूप में सारे अपने कमेंट छोड़ दें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। यानी 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml पानी में घोल लिया, तो इस विलियन की मोलरता कितनी होगी? यानी आधा लीटर पानी है जिसमें 5 ग्राम NaOH घोल के अपन ने विलियन बना लिया, तो इसकी जो मोलरता है वो कितनी होने वाली है? मोलरता आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और इसकी जो मोलरता है वो 0.25 m होने वाली है। जी हाँ, 0.25 m यानी 0.25 मोल पर लीटर। ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप मिस्टेक, ये मिल लिखा गया है, ये मोल होगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब देखिए आंसर आया कैसे। अपन यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपका आंसर ये इतना किस प्रकार से आया। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। ये देखिए, सबसे पहले आप मोलरता का फॉर्मूला देखिए। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ये 1000 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि विलियन का जो आयतन था वो 500 ml में था, इसलिए विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे विलेय का अणुभार इंटू आयतन है, किस में है? देखिए ml में। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला लगा दिया है मोलरता का। अब देखिए अपने को सारे मान दिए हुए थे, तो मैंने मान रख दिए हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो अपने को 5 ग्राम दिया हुआ था, तो W2 का मान मैंने रख दिया 5 × 1000। M2 इसका मान 40 आएगा, और आयतन अपने को दिया हुआ था 500 ml। ठीक है, तो सारे मान मैंने रख दिए। देखो M2 का मान 40 कैसे आएगा? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रव्यमान जोड़ लीजिए। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार आ गया 40। ठीक है, अभी आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका देखिए ये आंसर आने वाला है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए ये 2 0 से और ये 1 0, ये टोटल 3 0 हो गए ना, तो इससे ये 3 0 काट देते हैं, तो आंसर बच जाएगा 5 बट्टे में ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5/20। ठीक है, और इस 5/20 को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 0.25 मोल पर लीटर। यहाँ पर भी देखो मिल लिखा गया गलती से, मोल प्रति लीटर। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया है, मोलरता अपन ने कैलकुलेट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। साथ ही अपना कमेंट छोड़ते रहिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, कहीं पर अगर आपको कमी लग रही है तो वो भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। आपके जो कमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम है आपके सुझाव हमारे लिए, इसलिए अपने सुझाव हमेशा कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 80 ग्राम जल और 90 ग्राम मेथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज का मतलब होता है मोल अंश या मोल भिन्न की गणना कीजिए। ठीक है, इन दोनों के मोल अंश की गणना करते हैं अपन। ठीक है, देखो अपने को क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 80 ग्राम जल है और 90 ग्राम मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है और इन दोनों की मोल अंश। तो मोल अंश कैलकुलेट करने से पहले अपन इनके निकाल लेते हैं मोल। ठीक है, तो पहले देखिए जल H2O के मोल निकालते हैं। माना H2O के मोल N1 है और मेथिल अल्कोहल के मोल आप मान लेना N2। ठीक है, तो N1 बराबर मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। तो देखिए जल अपने को दिया हुआ था 80 ग्राम बटे H2O, इसका अणुभार होने वाला है 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, टोटल होने वाला है 18। तो ये मैंने रख दिया 80/18। तो H2O के मोल आ गए अपने पास में 4.44 मोल आ गए, ये अपने पास में H2O के मोल आ गए। ठीक, ऐसे ही
अपन मेथिल अल्कोहल के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेथिल अल्कोहल के जो मोल है उनको मैं मान लेता हूँ, ये सॉरी X2 लिखा गया है, इनको मैं मान लेता हूँ N2 बराबर, इसका द्रव्यमान कितना था 90 अपॉन इसका अणुभार आएगा 32। ये भी मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ 32 कैसे आएगा। तो 90 अपॉन 32, तो मेथिल अल्कोहल के मोल आ गए हैं 2.81 मोल। ये अपने पास में मेथिल अल्कोहल के मोल हो गए। ठीक है, देखिए इसका अणुभार अपन ने किस तरह से कैलकुलेट किया है, ये 32 कहाँ से आया, देखिए मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, इसका द्रव्यमान जोड़ दिए। तो सबसे पहले देखिए कार्बन का मैंने जोड़ दिया 12, फिर H3 3 हाइड्रोजन का जोड़ दिया है, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर से एक हाइड्रोजन है तो उसका 1, तो इन सब का जो योग आ गया है वो आ गया है 32 यानी 32। तो ये 32 वैल्यू अपन ने पुट की थी। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल का अणुभार आ गया समझ में। आगे चलिए, जल के मोल आ गए हैं देखो 4.4 मोल और मेथिल अल्कोहल के मोल आए हैं 2.8 मोल। ठीक है ना, अब देखिए आगे चलते हैं। पर आगे चलने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए जो वीडियोज़ हैं किसी भी प्रकार के क्लास 11th क्लास 12th नीट JEE फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितना ज़्यादा अपने जो जितने भी क्लासमेट हैं सबके साथ में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान में रखना है, H2O के मोल आ गए हैं 4.4 और मेथिल अल्कोहल के मोल आए हैं 2.8। अब देखिए इन दोनों के मोल अंश ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मोल अंश किस प्रकार से कैलकुलेट करनी है। पहले जल की मोल अंश निकाल लेते हैं। तो मोल अंश X1 बराबर फॉर्मूला अपन जानते हैं N1/N1 प्लस N2, और N1 N2 के मान अभी आपने निकाले हैं तो वो रख देते हैं। देखिए N1 जल के मोल आए थे 4.4, तो 4.44 अपॉन ये N1 का मान हो गया, और N1 प्लस N2 आया था 2.81। ठीक है, तो ये मान मैंने पुट कर दिए हैं, और मान रखने के बाद में ये इन दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे 4.44 और 2.81 को, तो ये आ गया 7.25, और ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मोलंस H2O की मोलंस X1 का मान आ गया है 0.61 मोल। सॉरी, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, 0.61 आ गया। तो ये तो आ गया अपना पहला आंसर, जल की मोलंस आ गई। अब जो दूसरा है मेथिल अल्कोहल, उसकी मोलंस देखो आप डायरेक्ट निकाल लो। कैसे? अपन देखो ये जानते हैं कि जो X1 और X2 है उन दोनों का जो योग है वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप X2 की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 - X1 ये फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट ही देखो यहाँ पर X2 की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो 1 - X2 की वैल्यू मैंने X1 की वैल्यू रख दिया 0.61, तो जो X2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.39। इस तरह से आप X1 और X2 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.02 m, यहाँ पर देखो m कैपिटल M, इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये मोलरता है, 0.02 मोल पर लीटर। ग्लूकोज विलियन बनाने के लिए, ये ग्लूकोज का विलियन बनाना है, बनाने के लिए 500 ml विलियन, यानी आपने को विलियन भी कितना बनाना है 500 ml। ग्लूकोज को पानी में घोल करके आपको 500 ml विलियन बनाना है, और उस विलियन की जो मोलरता है ना वो आपको ध्यान रखनी है कि विलियन की जो मोलरता है वो 0.02 m होनी चाहिए। तो आपको बताना ये है कि इसमें कितने ग्लूकोज यानी पानी में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। टोटल विलियन बनना चाहिए कितना, 500 ग्राम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, और ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, 2.8 ग्राम, 1.4 ग्राम, 0.8 ग्राम और 1.2 ग्राम। तो आंसर कितने आने वाला है वो तो अपने को कैलकुलेट करने के बाद में पता चलेगा। इसका आंसर 1.8 ग्राम, सॉरी ये इसमें थोड़ा सा गलती से लिखा गया है। देखिए अभी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 1.8 और यहाँ पर 1.4, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। तो इसमें से सही जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है, वो जैसे आप अभी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर 1.4 होगा या फिर 1.8। चलिए देखिए, क्वेश्चन में अपने को मोललता दी हुई थी, तो देखिए मैंने मोललता का फॉर्मूला रख दिया इसमें। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे विलेय का अणुभार गुणा आयतन, और आयतन ml में था तो ऊपर अपन ने रख दिया कितना, 1000। ये अपन ने केवल मोलरता का सूत्र लगाया है। देखिए क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ क्या क्या है। क्वेश्चन में अपने को मोलरता का मान दिया हुआ था 0.02 m। ग्लूकोज कितने ग्राम घोलना है, यानी W2 का मान अपने को विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और विलेय का अणुभार M2
ये आप जोड़ करके निकालोगे। ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हो सारे, C6H12O6। तो सबके द्रव्यमान जोड़ लीजिए। कार्बन का द्रव्यमान आप जानते हो 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का आप जानते हो एक होता है 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का आप जानते हो 16 इंटू 6। और ये सारी कैलकुलेशन आने वाली है 180। ठीक है ना, ये आप सभी जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ये आप सारे निकाल सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना क्या है, m की वैल्यू दे दी है, m2 की वैल्यू दे दी है, यानी m की वैल्यू भी दे दी और m2 की वैल्यू भी दे दी। v की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है, 500 ml विलियन बनाना था। और W2 कैलकुलेट करना है। तो पहले आप फॉर्मूले को ठीक ढंग से लिखेंगे W2 के अकॉर्डिंग। तो W2 बराबर ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, ये सारे जो वैल्यूज हैं इनको मैं पक्षांतरण करके और इधर ले ली, तो ये हो जाएगा m इंटू m2 गुणा v, ये आ गया देखो ऊपर गुणा में, और बट्टे 1000, ये 1000 आ गया है बट्टे में। ठीक है, देखिए सारे मान रख देते हैं अभी। तो मोलरता m का मान रख दिया है 0.02, m2 का मान 180, आयतन 500 बट्टे 1000। तो ये 3 0 से ये आप 3 0 काट दीजिए, और ये 0.02 गुणा 18 गुणा 5, तो इसको आप जैसे ही गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम, यानी वो जो 1.4 था वो मिस प्रिंटिंग लिखा हुआ था, करेक्ट आंसर है 1.8 ग्राम। यानी आपको पानी में 1.8 ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा, तो आपका 0.02 मोलरता वाला विलियन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम से छोटा सा, आपको केवल एक बार निकालनी है, फिर आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता होगी 55.5। जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका होगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, याद रखनी है आपको हमेशा, शुद्ध जल की मोलरता 55.5 मोल प्रति लीटर होती, यह आपको ध्यान में रखना है, हमेशा काम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब होती कैसे है ये देखिएगा। माना जल का आयतन 1 लीटर, मान लो आपके पास में 1 लीटर पानी है, शुद्ध जल है, उसमें कुछ भी घोला हुआ नहीं है, केवल शुद्ध जल है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो उस 1 लीटर, अतः 1 लीटर जल का द्रव्यमान, वो जो 1 लीटर पानी होगा उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है, ये सभी पदार्थों के लिए नहीं होता है, केवल पानी के लिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रूम टेम्परेचर पर 1 लीटर और 1 किलोग्राम पानी बराबर ही होता है। सभी पदार्थों के लिए नहीं है, केवल पानी के लिए है, 1 किलोग्राम और 1 लीटर सेम होता है। ठीक है ना। तो 1000 ग्राम, अब आपने कितना पानी लिया, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में जल के मोल कितने होंगे, पहले देखो आप इसके मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखो 1 किलो पानी लिया था ना, तो इस 1 किलो के यानी 1000 ग्राम के कितने मोल होंगे। तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार 18 होता है, तो 1000 बटे 18, तो आंसर आ गया 55.5। ये मोलरता नहीं है, ये ध्यान रखना, H2O के मोल आए हैं। 1 किलो पानी में 55.5 मोल होते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे अपन मोलरता। तो मोलरता बराबर हो जाएगी मोल बटे आयतन, तो जल के मोल बटे जल का आयतन। जल के मोल आपने निकाल लिए 55.5 बटे आयतन, आयतन लीटर में होना चाहिए, जो कि कितना है 1 लीटर, यानी 55.5 बटे 1, तो आंसर वापस 55.5 ही आ गया। तो ध्यान रखना है, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलरता एवं मोललता में संबंध होता है। मोलरता और मोललता, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो ये तो अपन कैलकुलेट करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि दोनों में क्या संबंध होता है। और अपना दोनों में जो संबंध है वो देखिए, ये आने वाला है थर्ड ऑप्शन, मोललता बराबर मोलरता गुणा आयतन बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, देखिए कैसे आने वाली है। मोलरता और मोललता दोनों आपने पढ़ लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन। ठीक है, आयतन को अपन यहाँ पर लीटर में ही मान लेते हैं, ताकि अपने को ऊपर 1000 नहीं रखना पड़े। आगे चलिए,
तो यहाँ से देखो आप ये लिख सकते हैं कि W2/m2 बराबर कितना हो जाएगा। इस V को जैसे आप इधर लेंगे तो मोलरता से गुणा हो जाएगा ना, तो मोलरता गुणा आयतन, यानी W2/m2 बराबर कितना होगा, m गुणा V आएगा। W2/m2 बराबर m गुणा V। ठीक है, ये तो हो गई मोलरता। अब मैं लिखता हूँ मोललता का फॉर्मूला। तो ये देखिए मोललता का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मोललता बराबर W2 विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, और ये है विलायक का द्रव्यमान, जो कि ये भी अपन किलोग्राम में ही मान लेते हैं। ठीक वैसे जैसे इस आयतन को अपन ने किस में माना था, लीटर में, वैसे इस W1 को भी आप एक बार किलोग्राम में, क्योंकि दोनों को जैसे ये मिलीलीटर में होगा और ये ग्राम में होगा ना, तो दोनों जगह 1,000 आएंगे और वो लास्ट में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए अपन रख ही नहीं रहे। और ये जो इक्वेशन आपकी आई है ना, ये वाली मोललता वाली, इसमें आप एक काम कीजिए, ये W2/m2 है ना, इसकी वैल्यू रख दीजिए कहाँ से, ये वाली, ये जो अभी आपने निकाली थी m गुणा V। ठीक है ना, तो ये वैल्यू देखो अपन रख देते हैं समीकरण में, W2/m2 बराबर m गुणा V रखते हैं। तो ये रखने से देखो क्या अपने पास में आंसर क्या आने वाला है। तो ये देखिए अपने पास में आंसर ये आएगा कि m बराबर हो गया है, देखिए यहाँ पर देखिए W2/m2, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ m गुणा V, और बट्टे में ये जो W1 है ये W1 आ गया। तो स्मॉल m बराबर हो गया कैपिटल M मोललता गुणा आयतन इंटू W1, और वो 1,000 अगर आप रखते थे तो वो यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते। तो ये संबंध ध्यान रखिएगा मोलरता और मोललता में। अगर आप कैपिटल M के अकॉर्डिंग भी लिखना चाहें तो यहाँ पर कैपिटल M, मोललता के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं इसको चाहे। मोललता बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू W1/V हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसको आप जिस तरह से भी रिलेशनशिप को लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरता या मोललता में अंतर। देखो दोनों आपने पढ़ लिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है देखिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंस। नंबर 1 पहला अंतर, मोलरता। मोलरता होती है 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल, और मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक। देखिए दोनों में पहला डिफरेंस तो ये हो गया, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक है, यहाँ पर 1 लीटर विलियन है। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, दोनों का मात्रक, दोनों के मात्रक में अंतर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर और मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये तो आप जानते थे। अब देखिए तीसरा अंतर, ये इंपॉर्टेंट अंतर होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है यहाँ पे, ये देखिएगा। तो जो मोलरता है ये टेम्परेचर से प्रभावित होती है, जबकि मोललता टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक बार फिर से चलिए कमेंट बॉक्स में चलते हैं, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में फिर से टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए मेरे पास में। देखते हैं आपके मन में इस समय क्या लग रहा है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है। चलिए फटाफट आप बताइए कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है। जिनको नहीं आया उनको मैं भी ये पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा कैसे होने वाला है देखिए। मोललता और मोलरता दोनों के देखो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ यहाँ पर। तो पहले देखो मोलरता का लिखता हूँ कैपिटल M, मोलरता बराबर W2/m2 गुणा विलियन का आयतन। ओके, और ये आयतन लीटर में। मोललता स्मॉल m, तो ये हो जाएगा W2/m2 गुणा विलायक का द्रव्यमान, ये है किलोग्राम में। ये देखिए दोनों के फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर से प्रभावित होगा। पहले मोललता को देखिए आप, इसमें आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दिखाई दे रहा है जो टेम्परेचर से प्रभावित होता है। जैसे W2 और W1 विलायक और विलेय के द्रव्यमान है, तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। M2 विलेय का अणुभार है, अणुभार तो फिक्स होता है, ये किसी से प्रभावित, अणुभार तो स्थिरांक होता है, यानी ये भी प्रभावित नहीं होता है। यानी इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। क्यों, समझ गए ना। अब देखते हैं मोलरता, इस पर क्या प्रभाव होता है। W2 विलेय का द्रव्यमान है, टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता। M2 विलेय का अणुभार टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। V आयतन, ये प्रभावित होता है टेम्परेचर से। किसी भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, ये अपन जानते हैं।
यानी टेम्परेचर से क्या प्रभावित होगा, आयतन। इसका मतलब मोलरता है ये टेम्परेचर से प्रभावित हो रही है, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मोलरता टेम्परेचर से प्रभावित होती है जबकि मोलरता प्रभावित नहीं होती है। ये इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस था। चलिए लास्ट में एक बार फिर से जो भी नए व्यूअर्स हैं वो एक बार फिर से उनको याद दिला देता हूं मैं कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। लास्ट में जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी वीडियो को देखा है अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। प्लस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। पीसी स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम आपके हाथ जोड़ करके आभारी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।